सर आपका इन पूरे दौर में कोई आइडल रहा होगा सर? लाइफ में हमारे आइडियल माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी। मेरी पहली मुलाकात उनकी तिहाड़ जेल में हुई थी। सर हमें लगा कि तिहाड़ जेल में आप भी कुछ ऐसा कुछ करके गए थे। नहीं, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस मामले में बहुत पीछे है। खेलों के प्रति ये मान लें कि सर इस समय योगी जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत में गोल्ड मेडल कब आएगा सर, और उत्तर प्रदेश उस गोल्ड मेडल का कब भागीदारी बने? अभी वो कोई टैलेंट हमें नहीं दिख रहा है जो कि ओलंपिक में उत्तर प्रदेश का गोल्ड मेडल लाए। अगली बार आपको गोल्ड मेडल मिलेगा भारत की तरफ से। भारत की तरफ से। और यहाँ हमारे यहाँ और हरियाणा में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ के बच्चे का टारगेट ओलंपिक होता है। हमारे यहाँ के बच्चों का टारगेट होता है कि मुझे नेशनल मेडल मिल जाए और मेरी नौकरी लग जाए। तो सभी लोग बता देंगे कि 1952 के बाद जो सूखा पड़ा था, पहला मेडल ले आने वाले सुशील पहलवान। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए मत, पढ़ाइए लिखाइए, साथ साथ खेल के प्रति भी उनको जागरूक करिए। चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा दिक्कत थी, नहीं तो मैं सिलेक्ट हो गया होता। कोई एक बिंदु भी कोई खड़ा करता है निगेटिव का तो वो पहलवान नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा सर जो बहुत गरीब रहा और उसको आपने बजरंग पुनिया चने खाने के पैसे नहीं थे और सब कुछ वो इंटरनेशनल बने हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह का है। आप सर क्या राजनीति में भी हिस्सा लेने वाले हैं? हमारा तो राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। पहले हमारे बच्चे जाते थे तो पता लगा ईरान से कुश्ती पड़ गई तो सहम जाते थे। आज यही स्थिति हो गई है कि जब हिंदुस्तान से कुश्ती पड़ती है तो ईरान सहम जाता है, जापान सहम जाता है कि अरे हमारी कुश्ती तो हिंदुस्तान से पड़ गई। सर आपको पहले कभी लगा था कि इस पद पे आप? जय हिंद। भारत के कुश्ती संघ के अध्यक्ष, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिनका परिवार कभी मिट्टी की कुश्ती कराया करता था, उनको क्या पता था कि उनके पोते या उनके बेटे किसी दिन पूरे भारत की कुश्ती करवाएंगे। जो कुश्ती उस समय वो लोग मिट्टी पे करवा रहे थे, आज वही कुश्ती मैट का रूप ले ली है और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं WFI के, वो आज मैट पे कुश्ती करवा रहे हैं। बात करते हैं उनसे। सर वेलकम है हमारे चैनल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कुश्ती से आप कैसे जुड़े सर? कुश्ती से हमारे पूर्वज जुड़े हुए थे। हमारे पड़ बाबा स्वर्गीय कन्हैया सिंह जी, जो मिट्टी की उस समय पारंपरिक कुश्ती होती थी, उसको वह गांव में उसका आयोजन कराते थे। अपनी ही जमीन में उन्होंने एक छोटा सा अखाड़ा बनाया हुआ था, उसका स्वरूप आज भी मौजूद है। और उसके बाद मेरे बाबा, उसके बाद मेरे पिताजी तक उस परंपरा को कायम रखे थे। हर शिवरात्रि पे महादंगल कराया जाता था। हमारे गांव में शंकर भगवान का मंदिर है, वहीं पे महाशिवरात्रि पे दंगल का आयोजन होता था। इन्हीं सब चीज को देखते हुए हम लोग भी कुश्ती से लगाव था। मैं कभी प्रोफेशनल कुश्ती नहीं लड़ा, लेकिन कुश्ती से लगाव था। कुश्ती के प्रति बेहद हम लोग संजीदा रहते थे, उस आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। इसीलिए पूर्वजों के आशीर्वाद से ही कुश्ती का जो देश का सर्वोच्च पद है ये प्राप्त हुआ। सर आपको पहले कभी लगा था कि इस पद पे आप आ जाएंगे? कुश्ती में मैं फेडरेशन में आप देखेंगे तो मैं 2008 में बनारस कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद जब सांसद जी माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने तो मैं उसके बाद उत्तर प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष बना। उसके बाद उनकी फेडरेशन में मैं विभिन्न पदों पर रहा और हमारे कुश्ती के लगाव को देखते हुए ही उन्होंने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी। इनका लगाव है, इनका इंटरेस्ट है, ये हमारी बनाए हुए नियमों को, हमारे बनाए हुए कुश्ती को आगे ले जाएंगे। इन्हीं सब चीज को देखते हुए उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सर आपका इन पूरे दौर में कोई आइडल रहा होगा सर? कुश्ती में? हाँ, लाइफ में भी? लाइफ में हमारे आइडियल माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी ही हैं जी। मेरी पहली मुलाकात उनकी तिहाड़ जेल में हुई थी, जब माननीय कल्पनाथ राय जी और दोनों लोग बंद थे। मैं उनसे मिलने गया था। वहीं मेरी मुलाकात हुई और मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। तब से मेरा उनका संबंध आज भी बना हुआ है। सर हमें लगा कि तिहाड़ जेल में आप भी कुछ ऐसा कुछ करके गए थे। नहीं, मैं उनसे मिलने गया था। मैं मिलने तो कल्पनाथ राय जी से गया था, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी से। उनसे
हमारे संपर्क संबंध थे। वहीं मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई और उससे मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, उनके स्पष्ट सोच से, उनके स्पष्ट वक्तव्य से और उनका जो विजन था, उस विजन से तब से मैं उनसे जुड़ा हूँ, आज तक उनसे जुड़ा हूँ। अच्छा सर, उनकी कोई एक बात जो आपको हमेशा प्रेरणा देती हो, आपको एक आइडल के रूप में किस बात से आप इम्प्रेसिव हुए? अब उनकी जैसे जो बात है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप कितने भी डिप्रेशन में हो या कहीं भी आप किसी चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, आप उनके पास बैठ जाइए, आधा घंटा आप उनसे बात कर लीजिए, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। वो पॉजिटिव सोच के हैं, उनका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है। उस ऑरे से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी आप ऑब्जर्व करिए और 1 महीने के लिए आप फुल एनर्जी खो करके आके अपना क्षेत्र में काम करिए। सर, अगर कभी मौका मिला तो हम लोग जरूर एनर्जी लेने के लिए बिल्कुल, जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। सर, आप उत्तर प्रदेश वाराणसी से WFI के अध्यक्ष चुने गए, तो अब पूर्वांचल को भी एक उम्मीद होगी कि थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचा जाएगा सर। तो पूर्वांचल के बारे में क्या सोचा गया सर? पूर्वांचल, जैसे मैं 2008 में बनारस कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना जी। और ये मेरी नहीं, ये रिपोर्ट है, उस न्यूज की रिपोर्ट है, आप या पूरे देश की रिपोर्ट है कि बनारस में लड़कियों की कुश्ती हमने ही शुरू कराई। ये रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड है। 2008 में जो हमने लड़कियों की कुश्ती बनारस में शुरू कराई मैट पे, उसका परिणाम है कि बनारस और आसपास के जिलों से मिला करके इस समय 15 लड़कियां हैं और 8 उसमें इंटरनेशनल हो चुकी हैं और 8-9 सरकारी नौकरी में भी हैं और वो केवल कुश्ती की बदौलत है। इसी तरह पूर्वांचल के लिए, जैसे लड़कियों की कुश्ती के लिए बता दें, उसके बाद हम लोगों ने साई का एक सेंटर निवेदिता में बनाया, जहां इस समय 20 बच्चियां प्रैक्टिस कर रही हैं। अभी 10 बच्चियों के लिए हमने साई को लिखा है कि बच्चियों को बढ़ाया जाए, जिससे उनको स्पार्किंग पार्टनर मिले। तो पूर्वांचल की कुश्ती के लिए और भी आगे कई इस तरह की योजनाएं हैं। अच्छा सर, हमेशा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो पेरेंट्स थोड़ा सा चिंतित रहते हैं अपनी बेटियों को लेकर के। तो एक कुश्ती में सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा बात रही है, तो उनकी सिक्योरिटी पे आपने कैसे ध्यान दिया है सर? देखिए, सिक्योरिटी पे है कि अब उनके साथ हर टीम के साथ एक महिला कोच लगाया जा रहा है, फिजियो महिला लगाया जा रहा है और इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि उनके साथ कहीं भी कोई गलत न होने पाए। सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के उसमें हो रहा है। सारी व्यवस्था एकदम नीट एंड क्लीन रखी गई है और पहले भी ऐसा कुछ नहीं था कि किसी लड़कियों के साथ किसी के साथ कोई अभद्रता किया हो। जी बिल्कुल। और यह केवल एक र्यूमर उड़ाया गया भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद कब्जा करने के लिए, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए और लड़कियों की कुश्ती हमारे यहाँ एकदम सुरक्षित है, एकदम सेफ है और कहीं भी आप बनारस की जैसे बच्चियां हैं, कहीं आप कहीं बच्चियों से बात करके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा सर, उनके पेरेंट्स के लिए कोई कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी माता पिता अपनी बच्चियों को कुश्ती वाले क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बनारस से और आसपास के हैं बहुत से गार्जियन हैं जो अपनी बच्चियों को कुश्ती में ला रहे हैं और जिनके अंदर भी थोड़ा बहुत बेहिचक है, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो अपनी बच्ची, अगर बच्ची के अंदर टैलेंट है तो उस बच्ची को ले आएं। उस बच्ची में अगर टैलेंट है तो सारा दारो मदार, उसका सारा सब कुछ व्यवस्था WFI करेगा और उस बच्ची को इंटरनेशनल बच्ची बनाएगा। अच्छा सर, अब हम जब वाराणसी की बात कर रहे हैं तो आज तक एक नरसिंह पंचम यादव हुए थे जो ओलंपिक में आगे तक गए, बाद में 2016 में वो डोपिंग टेस्ट के अंदर निकाल भी दिए गए। उनके अलावा कोई बड़े स्तर पर अभी तक कोई गया नहीं है पूर्वांचल से, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं सर कि बड़े स्तर पे लोग यहाँ से जाएं? इंटरनेशनल पहलवान नर्सिंग के बाद भी हुए बनारस से। सचिन गिरी एक बच्चा हुआ, अच्छा, DLW में है वो। ओके। वो एशिया चैंपियनशिप में उसको सिल्वर मिला। इस तरह कई बच्चे अभी हैं जो कि सिल्वर मिला और ब्रॉन्ज आया अंडर 17 में। उसके बाद हम इधर देखते हैं कि वो फिर इधर लगते हैं दंगल लड़ने घूम घूम के,
और यहाँ हमारे यहाँ और हरियाणा में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ के बच्चे का टारगेट ओलंपिक होता है, हमारे यहाँ के बच्चों का टारगेट होता है कि मुझे नेशनल में मेडल मिल जाए और मेरी नौकरी लग जाए। तो हमें भी यहाँ के लोगों की सोच बड़ी करनी होगी, गार्जियन की सोच बड़ी करनी होगी कि नौकरी ही तुम्हारा जीवन नहीं है, नौकरी से तुमको तनख्वाह मिलेगी, परिवार सुकून से चलेगा। लेकिन अगर बच्चा एक बार ओलंपिक में चला गया और इंटरनेशनल में चला गया तो जो नाम और फेम मिलेगा, जैसे आज आप यही बनारस के डीएम को पूछा जाए, मान लीजिए हम लोग बनारस में बैठे, पूछा जाए कि अभी सुरेंद्र जी के पहले डीएम कौन था, तो यहाँ 5-7 लोग बता, 10 लोग बता दें और बाकी नहीं बता पाए। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सुशील पहलवान कौन थे, तो सभी लोग बता देंगे कि 1952 के बाद जो सूखा पड़ा था, पहला मेडल ले आने वाले सुशील पहलवान थे। तो हम ये नहीं कहते कि आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए मत, पढ़ाइए लिखाइए, साथ साथ खेल के प्रति भी उनको जागरूक करिए, क्योंकि खेल का प्लेटफॉर्म उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो उनका ऐसा पासपोर्ट है जो अगर वो क्लिक कर गया तो पीछे की कई पीढ़ियों को तार देंगे और आगे की कई उसको ऊपर ले जाएंगे। अच्छा सर, अगर 14-15 साल का कोई पहलवान प्रैक्टिस कर रहा है, ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहता है, उसके लिए क्या संदेश है सर आपका? उसके लिए यही संदेश है, ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिए पहले तो उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सिलेक्शन पॉलिसी है, पहले जिला में बच्चा लड़ेगा, जिला में अगर वो फर्स्ट आएगा तो फिर वो स्टेट के लिए सिलेक्ट होगा, स्टेट में फर्स्ट आएगा तो फिर वो जाएगा नेशनल लड़ेगा, नेशनल में फर्स्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का कैंप लगाया जाता है और जब बाहर टीम भेजना होता है टूर्नामेंट के लिए, तो उन चारों में ट्रायल करा जाता है। जो बच्चा उसमें फर्स्ट आता है वही विदेश लड़ने के लिए जाता है। तो सबको मेरा यही संदेश है कि जिसके पास टैलेंट हो वो आए, अगर जिले में उसको नहीं सुविधा मिल पा रही है, हम लोगों से संपर्क करें, हमारी यूनिट है, हमारी यूनिट हर जगह, हर जिले में है, हर स्टेट में है, उनसे संपर्क करें, उनको जो भी मदद हो पाएगी, अगर टैलेंट है तो उसके साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, गांव में एक बात चलती है चयन प्रक्रिया को लेके, हमेशा ये बात रहती है, आपको भी सुनने को मिला होगा कभी, कि चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा दिक्कत थी, नहीं तो मैं सिलेक्ट हो गया होता। तो इसको कैसे? ये जो भी कहता है, अगर चयन प्रक्रिया पे कोई एक बिंदु भी कोई खड़ा करता है निगेटिव का जी, तो वो पहलवान नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल पहलवान है वो जानता है कि पूरे उसके बीच में कुश्ती हो रही है और वहां अगर वो पॉइंट बनाता है तो आज सब लोग जागरूक हो चुके हैं, उनके कोच हैं, उनके उस्ताद हैं, उनके खलीफा हैं, तो वहां किसी भी हालत में कोई बेईमानी नहीं होती है। जो बच्चा कमजोर है, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो आरोप लगाता है कि चयन प्रक्रिया सही नहीं है, और गेम में नहीं है कि ये 1 to 1 मैच है, बिल्कुल है। इसमें अगर आपको मैं किसी तरह से ढकेल के वहां पहुंचा भी दूं, सामने वाला आपको गिरा करके वापस भेज देगा। यस सर। सर एक चीज अपने प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश के जो पहलवान हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी विशेष चीज करेंगे, कोचिंग ऐसा कौन सा संस्था डालेंगे कि उत्तर प्रदेश के बच्चे उत्तर प्रदेश में ही कोचिंग लें और मेडल जो आए वो उत्तर प्रदेश के नाम रहे? नहीं, मेडल तो जो उत्तर प्रदेश का लड़का प्रैक्टिस हिंदुस्तान में कहीं भी करे, अगर वो मेडल आएगा तो उत्तर प्रदेश के नाम पे ही रहेगा। वो सर उसमें हम बता रहे हैं आपको, वो उत्तर प्रदेश के नाम ही रहेगा। प्रैक्टिस वो भले हरियाणा में करे, लेकिन जब वो लड़ेगा तो यूपी की टीम से ही लड़ेगा, तो नाम तो उत्तर प्रदेश का। हाँ, कोचिंग नहीं, कोचिंग वाले उसमें कुछ नाम नहीं दे सकते। ओके। वो हमेशा जहां का उसका, अभी इसी की सबसे बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ओके। अभी हरियाणा के बच्चे दिल्ली से आके लड़ जाते थे, हरियाणा के बच्चे चंडीगढ़ से लड़ते थे जी, तो 400 फेक बर्थ सर्टिफिकेट पकड़े गए हैं, जिनकी जांच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली करवा रही है। तो जहां का बच्चा है उसको उसी स्टेट का माना जाएगा। और दूसरी बात, जैसे आप जो कह रहे थे कि इधर के एकेडमी के लिए, इधर अभी नंदिनी नगर में, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो नंदिनी नगर में सबसे अच्छी एकेडमी चल रही है कुश्ती की। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई अच्छी एकेडमियां हैं, इधर गाजीपुर, बनारस, चंदौली, इसके बीच में भी बहुत जल्दी एक और अच्छी एकेडमी आपको ओपन होने जा रही है।
जिसमें बच्चों को छांट के जो पौध हैं उनको ले आया जाएगा, उनको ले आकर के आगे कुश्ती करने आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे उनको बढ़ावा मिले। ओके सर, उत्तर प्रदेश में जो मेडल की प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो है अकॉर्डिंग टू हरियाणा के, और बजट भी देखा जाए तो हरियाणा के पास बजट ज्यादा जाता है, उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद कम बजट रहता है। तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में भी ये बजट बढ़ेगा और फिर से चीजें इक्वल हो जाएंगी? देखिए, हरियाणा खेलों का ताज है, जैसे जी। मुकुट है हाँ हाँ, बिल्कुल खेलों है। का। उसका कारण यह है कि वहाँ जो भी सरकार आई वो खेल के प्रति बहुत संजीदा थी। खिलाड़ियों को इनाम देना, खिलाड़ियों को सुविधाएं देना, खिलाड़ियों को नौकरी देना, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस मामले में बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे है। और जो अधिकारी भी हुए, अधिकारी अपना राज चलाए खेलों के तो प्रति। ये मान लें कि सर इस समय योगी जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, योगी जी तो सपोर्ट कर रहे हैं, अब ये नहीं कह सकते योगी जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम पीछे कई सरकारों की बात कर रहे हैं। ओके। अधिकारियों ने यहाँ कभी जैसे उसको संजीदगी के रूप में लिया ही नहीं, देशभक्ति के रूप में लिया ही नहीं। उन्होंने अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और इसी वजह से उत्तर प्रदेश का खेल आगे नहीं बढ़ पाया। सर आज आपके पास पावर है, तो उन अधिकारियों के लिए कुछ मैसेज कभी कभी मिलते होंगे आप अधिकारियों से, तो क्या कहते हैं सर? हमारे कुश्ती संघ का जो भी बजट है हमारे कुश्ती संघ को चलाता है, मैं बाकी खेल की बात नहीं करता। जी, कुश्ती की। हाँ, तो वो चाहे हमारे सांसद जी का प्रभाव हो, चाहे उनका दबंगई से अधिकारियों से बात करना हो, उनका ये कि मेरे खिलाड़ी का जो भी हक है वो मेरे पास आना चाहिए। तो ये पिछले 12 साल से मेरे खिलाड़ियों का तो आ जा रहा है कुश्ती का। मैं बाकी का नहीं बता सकता कि उनका क्या हो रहा है। हम लोग अपने में से जो भी उनकी डाइट होती है, जो उनका प्रोटीन, मतलब जो कुछ भी है उनका, जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो हम लोग ले लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज और, भारत में गोल्ड मेडल कब आएगा सर? क्योंकि ओलंपिक से गोल्ड मेडल की उम्मीद हर देश करता है, हमारा देश भी कर रहा है, और उत्तर प्रदेश उस गोल्ड मेडल का कब भागीदारी बनेगा सर? उत्तर प्रदेश को गोल्ड मेडल तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी वो कोई टैलेंट हमें नहीं दिख रहा है जो कि ओलंपिक में उत्तर प्रदेश का गोल्ड मेडल ला दे। इंटरनेशनल तो आ जाएगा, आया भी है इंटरनेशनल, ओके। लेकिन ओलंपिक में अगली बार आपको गोल्ड मेडल मिलेगा भारत की तरफ से। भारत की तरफ से। और हम लोगों ने अगली बार टोटल कुश्ती से केवल 5 मेडल का कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी को किया है, माननीय खेल मंत्री जी को किया है, और उसी की तैयारी चल रही है। अभी आप रिजल्ट आया होगा अंडर 17 का वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी आई है। तो हमारी जो सेकेंड और थर्ड लाइन के बच्चे हैं वो एक एक वेट में 4-4, 5-5 बच्चे, 4-4, 5-5 बच्चे एकदम आंधी तूफान की तरह, खास तौर से बच्चियों में हिंदुस्तान 151 अंक पा करके प्रथम आया है। यूएसए सेकेंड स्थान पे आया है 146 अंक पाके, 143 से 141 पा करके जापान थर्ड नंबर पे आया है, जबकि जापान की बच्चियां कुश्ती में सबसे नंबर 1 पे थी। इन्हीं सब बच्चों को हम लोग, इन्हीं में से ओलंपियन निकलेंगे, और आगे उम्मीद है कि हिंदुस्तान को 5 मेडल का जो हम लोगों ने वादा किया है वो 5 मेडल हिंदुस्तान की झोली में आएगा। सर इसके लिए हम लोग अग्रिम बधाई दे देते हैं, क्योंकि अगर मेडल आता है तो आपका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आपकी अध्यक्षता में वो मेडल आएंगे सर। चलिए, बाबा विश्वनाथ चाहेंगे, बाबा की नगरी में हम लोग बैठे हैं, तो ये मेडल जरूर आएगा। क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं, इस भारतीय कुश्ती संघ को बाबा ही चला रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से भारतीय कुश्ती संघ चल रहा है, क्योंकि जितना विवाद हुआ, जितना सब कुछ हुआ, उसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलने का सब श्रेय बाबा को ही है। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा पर्सनली हो जाते हैं, आप सर क्या राजनीति में भी हिस्सा लेने वाले हैं? हमारा तो राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारे जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, उन लोगों ने प्रेरित किया कि हम पढ़े लिखे लोगों का क्या होगा, जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो हम पढ़े लिखे लोग किसके पास जाएंगे।
तो मैं स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारी अपने समर्थकों के बलबूते पे कर रहा हूँ। किस जगह से सर? वाराणसी खंड स्नातक से, जिसमें पूर्वांचल के 8 जिले आते हैं। बनारस है, चंदौली है, सोनभद्र है, भदोही है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, जौनपुर है, बलिया है। अच्छा सर, आपके अगर सोशल मीडिया अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है, मिशन 2026। तो क्या वो यही मिशन यही है है, सर? 2026 का वही मिशन है। ये 2026 में चुनाव होना है, वही है 2026 का, खंड स्नातक वाराणसी क्षेत्र। अच्छा सर, अगर मैं ये 8 जिले जो आपने बताए हैं, तो इनमें से गाजीपुर, बलिया वगैरह हैं। इनके लिए अगर आप चुन लिए जाते हैं स्नातक स्तर पे, तो इनके लिए विशेष क्या करेंगे सर? देखिए, कोई 3 बात सर। पहला तो मेरा यह है कि इन 8 जिलों के जो भी स्नातक बच्चे हैं, वो यहाँ से अगर लखनऊ जाते हैं, जी। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो हर क्षेत्र का एक भवन वहां बना हुआ है। तो पहला मेरा है कि मैं लखनऊ में एक इन 8 जिलों के खंड स्नातक वाराणसी के जिलों का एक स्नातक भवन का निर्माण करवाऊंगा, जिससे हमारे स्नातक बंधु जाएं तो उनको सड़क पे न रहना पड़े। बिल्कुल। अंगूठा छाप आदमी कहीं अच्छी जगह रहे और पढ़ा लिखा आदमी सड़क पे रहे और वो खोजता रहे कि स्टेशन प्लेटफार्म पे हम रहें, कहाँ रहें, हमारे आपके यहाँ फोन करे कि भैया कहीं रुकने का इंतजाम हो जाए, तो उसको अपना एक गर्व रहे कि मैं अपने बनाई हुई चीज में रह रहा हूं, एक नॉमिनल चार्ज उसका रहेगा जिससे साफ सफाई हो जाए। तो पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है। दूसरी प्राथमिकता है कि हमारे जो रोजगार के लिए परेशान हैं, तो जो नौकरी लायक हैं उनको नौकरी की बात की जाएगी और उद्योग लगाने का काम किया जाएगा। उद्योग लगे जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसमें रोजगार मिले। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वो करें, उनको आगे बढ़ाया जाए। यही मेरी योजनाएं रहेंगी। अच्छा सर, आजकल जो डिस्ट्रिक्ट्स में देखा है हमने, जो पुरानी मिलें वगैरह थी, वो सब इस समय बंद पड़ी हैं। तो जब आप चुने जाते हैं तो क्या उन मिलों को मेरा खोलने का पहला प्रस्ताव प्रयास दिया? रहेगा कि गाजीपुर, जी। बलिया, चंदौली, इधर जो भी अगर मिलें पहले थी बंद थी, वो चालू करवाने की पहली प्राथमिकता है, उसको चालू कराया जाए। और दूसरा ये रहेगा कि क्षेत्र के हिसाब से, हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रोजगार होते हैं, उन तरह के कुछ रोजगार स्थापित करने का, जिसमें अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिले। पहली प्राथमिकता यही रहेगी, उसमें जो भी काम करे वो स्थानीय ही रहे, उसको यहाँ स्वतः अपने यहाँ रोजगार मिले, जिससे गांव से पलायन रुके। गांव से जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक भारत अपनी पुरानी संस्कृति में नहीं लौटेगा और न तो फिर भारत विश्व गुरु बन पाएगा। बिल्कुल है सर। सर, विश्व गुरु से एक और थोड़ा कुश्ती से एक क्वेश्चन रह गया था। बच्चे तैयारी करते हैं मिट्टी से सर, मैट का थोड़ा ज्ञान उनके पास कम रहता है। तो हर जिला चाहता होगा कि हमारे पास एक ऐसा स्टेडियम हो कि जहाँ पे मैट की व्यवस्था हो और हम लोग वहाँ पे सीख लें। तो छोटे छोटे जिले हैं, गाजीपुर है, बलिया है, मऊ, आजमगढ़ है, इन सब के लिए भी क्या फ्यूचर में ये देखिए, मैट की व्यवस्था अब बता रहे, हर जगह मैट है, केवल अज्ञानता का अभाव है। गाजीपुर में साई का सेंटर है, वहां एक मैट है। आपके बलिया में भी है, बनारस में 2-2 सेंटर चल रहे हैं, लड़कियों का ले लेंगे तो 3 हो गया, और चंदौली में हमने बता ही दिया कि बहुत जल्द एक ओपन होने जा रहा है। तो इस तरह आपके मिर्जापुर में आर्यन सिंह जी के यहाँ है, साई का सेंटर है, मैट है। तो जो बच्चा कुश्ती करने वाला उसको पता है, और जो दंगल लड़ने वाला है वो घूम घूम के दंगल लड़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं है इस कुश्ती से। तो जो बच्चे हैं उनको मालूम है, और हर जगह मैट है, मैट टू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इन्हीं जिलों से बच्चे आ भी रहे हैं और हम उनके सुनहरे भविष्य की कामना भी करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज टैंकमैन मधुकर चैनल में हैं और कुश्ती को किस तरह से भारत को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे आपने ये बताया। हमारे कुश्ती जो करने वाले लड़के हैं उनके लिए बहुत कुछ बताई हैं बातें। कोई लास्ट में एक मैसेज सर सबके लिए? लास्ट में मैं पूरे भारतवर्ष को यही मैसेज देता हूं कि आज हिंदुस्तान की कुश्ती, पहले हमारे बच्चे जाते थे तो पता लगा ईरान से कुश्ती पड़ गई तो सहम जाते थे।
आज यही स्थिति हो गई है कि जब हिंदुस्तान से कुश्ती पड़ती है तो ईरान सहम जाता है, जापान सहम जाता है कि अरे हमारी कुश्ती तो हिंदुस्तान से पड़ गई। तो ये जो मनोबल बढ़ा है और जो ताकत बढ़ी है हमारे हिंदुस्तान की, सभी से मैं ये कहूंगा कि पूरे देश से मैं आपके माध्यम से ये संदेश देता हूं, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, अगर उसके साथ कोई अन्याय हो रहा हो, वह गरीब बच्चा हो, उसको डाइट नहीं मिल पा रही है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है और उसके अंदर टैलेंट है, तो आप भारतीय कुश्ती संघ की वेबसाइट है, उस पर भारतीय कुश्ती संघ की मेल आईडी है, उस पर मेरा नंबर है, मुझसे संपर्क करने के तमाम साधन हैं। उससे हमारे पास संपर्क करें, उन बच्चों का टेस्ट किया जाएगा, अगर वो उस बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसकी सारी सुविधा, सारा कुछ भारतीय कुश्ती संघ वहन करेगा और उस बच्चे को इंटरनेशनल मेडल तक प्राप्त करने में मदद करेगा। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा सर जो बहुत गरीब रहा और उसको आपने उसके टैलेंट के दम पे बजरंग पुनिया के पास मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि चने खाने के पैसे नहीं थे जी। माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी सारी व्यवस्था कराई और सब कुछ वो इंटरनेशनल बने हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह का है। इससे बड़ा उदाहरण मैं कोई नहीं दे सकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी।